हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू JRF थिंकर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में UGC नेट कॉमर्स पेपर 2 यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस का फर्स्ट टॉपिक को शुरू से अंत तक देखेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को भी कंपाइल किया हूँ, उन सभी क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी P/Q है तो टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा एंड P/Q लास्ट में सोल्व करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को आप देखते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। क्या मैं इतना बुरा पढ़ाता हूँ? एक बार दिल पर हाथ रख के सोचना। अगर मेरे वीडियो से 2-5% भी बेनिफिट नहीं होता, आप डिसलाइक करके जाना और कमेंट में जो भी बुरा लगे बोल कर जाना। मैं एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ, मैं इस लायक नहीं हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर बात करें यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस की, तो बिजनेस फाइनेंस में टोटल 13 टॉपिक में मैं डिवाइड किया हूँ पूरे इस टॉपिक को, पूरे इस यूनिट को। तो यूनिट 4 को 13 टॉपिक में हर एक टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो आज का टॉपिक है स्कोप एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ फाइनेंस एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, दोनों टॉपिक में 4 पॉइंट आसपास घूमेगा। स्कोप ऑफ फाइनेंस में 4 पॉइंट आसपास घूमता है: मैनेजमेंट, डिसीजन, एनालाइज एंड प्लानिंग। एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस में भी 4 टॉपिक आसपास घूमेगा। फर्स्ट इक्विटी फाइनेंस, सेकंड डेट फाइनेंस, थर्ड इंटरनल फाइनेंस एंड फोर्थ एक्सटर्नल फाइनेंस। तो सभी 8 टॉपिक को 1 बाय 1 एनालाइज करते हैं एंड लास्ट में P/Q को देखेंगे। अगर स्कोप ऑफ फाइनेंस की बात किया जाए तो स्कोप ऑफ फाइनेंस में आपको देखने के लिए मिलेगा डिसीजन, एनालाइजिंग, प्लानिंग, मैनेजमेंट। फर्स्ट डिसीजन की बात करें तो डिसीजन में इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, ये 3 प्रकार के कंपनी में डिसीजन लिए जाते हैं। तो 1 बाय 1 डिसीजन को कंप्लीट करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात किया जाए तो एक लाइन में बोलो तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये होता है कि कंपनी जिस भी प्रोजेक्ट में या इन्वेस्टमेंट में, एसेट में सोर्स को इन्वेस्ट कर रहा है, क्या उससे इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न आएगा। अगर आएगा तो ठीक है, इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर नहीं आएगा तो सोचना पड़ेगा इन्वेस्ट करें या ना करें। उसी प्रकार फाइनेंसिंग डिसीजन में ये होता है कि कंपनी जो कि इक्विटी सोर्स है या डेट सोर्स है, क्या इसका डिसीजन लिया जाए, कितना इक्विटी इश्यू किया जाए या फिर डेट से हम सोर्स ऑफ फाइनेंस को इकट्ठा करें। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में इक्विटी से कैश लें या फिर डेट से कैश लें, तो इसके बारे में फाइनेंसिंग डिसीजन में देखा जाता है। एंड डिविडेंड डिसीजन में ये होता है कि कंपनी के पास जो प्रॉफिट है, रिटेन अर्निंग है, रिजर्व है, इस रिजर्व को क्या इन्वेस्ट कर दे या फिर शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे एज अ डिविडेंड। तो इसके लिए डिसीजन लिया जाता है डिविडेंड डिसीजन में कि जो भी रिजर्व सरप्लस है उसको इन्वेस्ट किया जाए या फिर डिविडेंड बांट दिया जाए। ठीक है, तो चलो इसको अब टॉपिक वाइज पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इवेल्युएट करेंगे, यानी कि जो भी पोटेंशियल प्रोजेक्ट है या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो रिसोर्स का एलोकेशन किया जाता है उस रिसोर्स का एलोकेशन इफ़िशिएंटली होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी मन किया कि 10,000 करोड़ का एक प्लांट खरीदना है, खरीद लिया, ये नहीं, ऐसे नहीं होगा। जो भी कंपनी के अंदर रिसोर्स है उस रिसोर्स का इफ़िशिएंटली यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि वह रिसोर्स कंपनी का अल्टीमेटली शेयर होल्डर का होता है, डिवेंचर होल्डर का होता है और भी क्रेडिटर का होता है। तो वो फाइनेंस का यूज इफ़िशिएंटली होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यही देखा जाएगा कि जो रिसोर्स है कंपनी के अंदर उसका एलोकेशन
उस प्रोजेक्ट को पोटेंशियल प्रोजेक्ट में करें और पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज होना चाहिए। एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इन्वॉल्व होता है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इन्वॉल्व होता है। बात करते हैं सेकंड फाइनेंसिंग डिसीजन की। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में डिटरमाइन करते हैं कि डिटरमाइन द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, यानी कि जो भी हम सोर्स ऑफ फंड इकट्ठा करेंगे, क्या इक्विटी से लें या फिर डेट से लें या फिर दोनों का मिक्स करके लें, तो इसी का ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, किस में ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट होगा। देन अगर फाइनेंसिंग डिसीजन की बात किया जाए तो इसमें इन्वॉल्व होता है डिसीजन ऑन सोर्स ऑफ फंड एंड देयर इम्पैक्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि जो भी हम सोर्स ऑफ फंड इकट्ठा करते हैं जिस भी सोर्स से, आइदर इक्विटी से और डेट से, उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगता है। इट मीन्स अगर डेट से कंपनी सोर्स ऑफ फाइनेंस इकट्ठा करती है तो ऑनरशिप यहाँ डाइल्यूट होगा। अगर डिविडेंड इशू करती है या फिर डेट इशू करती है तो इस केस में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सभी कॉस्ट हुआ, तो कॉस्ट को भी देखना पड़ता है, ठीक है। डिविडेंड डिसीजन में क्या होगा, डिसाइडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, बैलेंसिंग बिटवीन रिटेन अर्निंग फॉर द ग्रोथ एंड पेइंग डिविडेंड टू सेटिस्फाई द शेयर होल्डर। यह क्या कहना चाह रहा है कि कंपनी के अंदर जो भी प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट का क्या कंपनी के शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें या फिर उस प्रॉफिट को, उस रिटेन अर्निंग को कंपनी के ग्रोथ में लगाएं, यानी कि इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए डिविडेंड डिसीजन लिया जाता है, डिविडेंड पे करें या ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट की ओर। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, यानी कि कंपनी के अंदर कितना लिक्विडिटी होना चाहिए एंड रिस्क जो है उस रिस्क को पोटेंशियल आइडेंटिफाई करेंगे एंड मिटिगेट करेंगे, यानी कि रिस्क को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, होने वाला रिस्क एनालाइज करेंगे और उस रिस्क को किस तरीके से ख़त्म किया जाए उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट में क्या होगा, देखो कंपनी के अंदर कुछ लिक्विड फाइनेंस होना चाहिए, हाथ में कैश होना चाहिए, ताकि जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, उस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे कर सकें, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करने के लिए कंपनी के अंदर कैश होना चाहिए लिक्विड में, ठीक है। तो इसमें लिक्विडिटी मैनेजमेंट में यही इंश्योर करेगा, इंश्योरिंग द फर्म हैज सफिशिएंट कैश फ्लो टू मीट देयर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। कंपनी के अंदर जो भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन होता है, ऑब्लिगेशन मीन्स लायबिलिटी, उसको मीट करने के लिए, मीट मीन्स उसको पेमेंट करने के लिए कंपनी के अंदर सफिशिएंट कैश होना चाहिए, ठीक है। तो सफिशिएंट कैश होना चाहिए। लिक्विडिटी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व क्या होता है, वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट लाइक इन्वेंट्री, रिसीवेबल, पेबल, इन सभी कंपोनेंट को भी एनालाइज किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। कितना सेल उधार में करें, कितना इन्वेंट्री रह गया, इसका मैनेजमेंट किस तरीके से करें, वगैरह वगैरह। चलो अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। तो जैसा कि मैंने बताया, रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, होने वाले पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड स्टेप टेकन किया जाएगा कि उस रिस्क को किस तरीके से मिटिगेट करे, किस तरीके से ख़त्म करे। तो रिस्क मैनेजमेंट में देखो क्या होगा, आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग फाइनेंसिंग रिस्क सच एज इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन, करेंसी एक्सचेंज रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क। देखो रिस्क टू टाइप के कंपनी के अंदर हो सकते हैं, एक तो फाइनेंसिंग रिस्क, दूसरा नॉन फाइनेंसिंग रिस्क। फाइनेंसिंग रिस्क में ये सभी रिस्क आ जाता है, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, करेंसी का रिस्क हो गया एंड क्रेडिट रिस्क हो गया। तो ये सभी रिस्क को कहते हैं फाइनेंसिंग रिस्क। नॉन फाइनेंसिंग रिस्क में हो गया जैसे कि कोई अगर कंपनी के अंदर केएमपी है, डायरेक्टर है, एमडी है, वो मर गया, तो देखो ये फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्टली यह फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये नॉन फाइनेंसिंग रिस्क हो गया। तो कंपनी के अंदर रिस्क को भी मैनेज किया जाता है, ठीक है।
एंड रिस्क मैनेजमेंट में जो यूज करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड स्ट्रेटजी टू ह्यूज अगेंस्ट पोटेंशियल लॉस। जो कंपनी के अंदर पोटेंशियल लॉस होने वाला है उस लॉस को मैनेज करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड रिस्क को मिटिगेट करेंगे। अब बात करते हैं प्लानिंग एंड एनालाइजिंग की। तो कंपनी के अंदर किस टाइप के प्लान किया जाता है एंड एनालाइज किस चीज़ को करेंगे। देखो एनालाइज तो करेंगे कि हमारे कंपनी के अंदर जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसका क्या परफॉर्मेंस है, क्या बैलेंस शीट का क्या पोजीशन है, इन सभी को एनालाइज किया जाता है। कंपनी के अंदर डेट इक्विटी रेशियो क्या है, कंपनी के अंदर सेल परचेज रेशियो क्या है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो क्या है, इन सभी का एनालाइज किया जाता है। एंड प्लानिंग में देखते हैं कि जो भी लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान करते हैं कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करें या शॉर्ट टर्म सोर्स ले, इन सभी का प्लानिंग किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, डेवलप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान टू अचीव स्ट्रेटेजिक गोल, यानी कि कंपनी के अंदर जो गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाएगा। एंड कंपनी के अंदर जो परफॉर्मेंस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको स्कोप ऑफ फाइनेंस क्लियर हो गया। स्कोप ऑफ फाइनेंस में आपने क्या देखा, डिसीजन कितने प्रकार का, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। मैनेजमेंट में आपने सीखा लिक्विडिटी को किस तरीके से मैनेज किया जाता है एंड रिस्क को किस टाइप से मैनेज किया जाता है। देन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज को आप देखा। तो फाइनेंशियल एनालाइज क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है एंड डिसीजन क्या होता है, आपने सीख लिया। अब देखते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। फर्स्ट देखना पड़ेगा इक्विटी फाइनेंस। अगर इक्विटी फाइनेंस की बात किया जाए तो कंपनी के अंदर जब इक्विटी से फाइनेंस रेज किया जाता है तो इसका क्या क्या प्रॉफिट होता है, क्या क्या नुकसान है, इन सभी को देखेंगे। अगर इसका बेनिफिट को देखा जाए तो बेनिफिट ये होता है इक्विटी वाले को पेमेंट नहीं करना पड़ता है, ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट नहीं होता है एंड इक्विटी पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट पे करना नहीं होता है। ये तो रहा इक्विटी फाइनेंस का बेनिफिट। तो इसका कुछ हानि भी होगा, लॉस भी होगा। तो लॉस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। इक्विटी फाइनेंस का डिसएडवांटेज वन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ऑनरशिप का डाइल्यूशन होना है। ऑनरशिप का डाइल्यूशन हो जाता है, यानी कि मान लिया जाए कि ABC लिमिटेड में मेरा 100% ऑनरशिप है, 100% इक्विटी मेरा ही है। अगर आप भी इस कंपनी में आना चाहते हो और मैंने इक्विटी रेज किया 50%, तो 50% आपने परचेज किया इक्विटी, तो उसके लिए कंपनी में 50% तो पैसा आया, लेकिन आप भी 50% का मालिक बन गए। तो यहाँ पर डाइल्यूशन ऑफ शेयर हो गया, यानी कि ऑनरशिप जो 100% मेरा था अब 50% बचकर रह गया। इक्विटी फाइनेंस का डिसएडवांटेज है ऑनरशिप का डाइल्यूशन होना, ऑनरशिप का बंटवारा हो जाना। तो इसको देख लेते हैं। देखो, रेजिंग कैपिटल बाय द इश्यू ऑफ शेयर टू द इन्वेस्टर। जब कंपनी इन्वेस्टर को शेयर इश्यू करके फंड रेज करते हैं उसको कहते हैं इक्विटी फाइनेंस। तो आपको ध्यान में रखना है, जहां शेयर की बात आवे तो उसको कहेंगे इक्विटी फाइनेंस। इक्विटी फाइनेंस में शेयर इश्यू करके फाइनेंस रेज किया जाता है। इट्स ओके। अब बात करते हैं कि इक्विटी फाइनेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है। इंक्लूड बोले तो स्टॉक होता है एंड रिटेन अर्निंग होता है। ठीक है, तो इक्विटी फाइनेंस में दोनों आ जाएगा, रिटेन अर्निंग एंड स्टॉक भी। इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को देखते हैं। एडवांटेज की बात किया जाए तो जैसा मैंने बताया, नो ऑब्लिगेशन टू रीपे, यानी रीपे करने का ऑब्लिगेशन नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, इक्विटी वाले को पे नहीं किया जाता है। जिस डेट वाले को पे करते हैं उस तरह इक्विटी वाले को पेमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑनरशिप ले लिया, मालिक बन गया, मालिक को पे नहीं किया जाता है। एंड नो इंटरेस्ट पेमेंट, मैंने बताया था ना कि इंटरेस्ट पेमेंट करने का भी ऑब्लिगेशन नहीं होता है इक्विटी फाइनेंस में। एंड डिसएडवांटेज में डाइल्यूशन ऑफ ऑनरशिप एंड ऑनरशिप का डाइल्यूशन, बंटवारा। तो देखो,
कीवर्ड को ध्यान में रखना है। इक्विटी फाइनेंस में कीवर्ड एक शेयर हुआ, शेयर को रेज करके फाइनेंस लेते हैं। दूसरा, रीपेमेंट करने का ऑब्लिगेशन नहीं है। तीसरा, डाइल्यूशन, ऑनरशिप का डाइल्यूशन इसमें हो जाता है। ठीक है, तो आई होप सोर्स ऑफ फाइनेंस में इक्विटी फाइनेंस आपने सीख लिया। चलो अब डेट फाइनेंस की बात करते हैं। तो इक्विटी फाइनेंस को बताते बताते मैंने आपको डेट फाइनेंस भी बताया। अगर आपका आँख नाक कान खुले होगा और आप होश हवास में पढ़ रहे होगे, वीडियो को देख रहे होगे, तो आपको पता चला होगा डेट ऑफ फाइनेंस में क्या बता दिया। इक्विटी फाइनेंस को बताते बताते ये बताया कि डेट ऑफ फाइनेंस में इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है एंड इसको रीपे करना पड़ता है बाद में। तो इसको रीपेमेंट करने का ऑब्लिगेशन है, इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है एंड इसमें ऑनरशिप का डाइल्यूशन नहीं होता है। ये बेनिफिट हो गया। बोरोइंग फंड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स विथ ऑब्लिगेशन टू रीपे विथ इंटरेस्ट, यानी कि ये ऑब्लिगेशन है, इसको रिपेमेंट करना पड़ेगा और इंटरेस्ट के साथ रिपेमेंट करना पड़ेगा। एंड डेट फाइनेंस में इंक्लूड होता है लोन हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर हो गया एंड लाइन ऑफ क्रेडिट। कंपनी के अंदर अगर लोन लिया जाता है या बॉन्ड को इश्यू किया जाता है या फिर डेट को इश्यू करते हैं, डिवेंचर को इश्यू करते हैं, इस तरीके से सोर्स ऑफ फाइनेंस लेते हैं, तो इसी को कहते हैं डेट ऑफ फाइनेंस। एंड डेट ऑफ फाइनेंस में रिपेमेंट करने का ऑब्लिगेशन होता है, साथ में इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ता है। तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया? डिसएडवांटेज पहले देखते हैं। फिक्स ऑब्लिगेशन, यानी कि पेमेंट करना पड़ेगा, हर हाल में पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा हुआ रिस्क ऑफ बैंकरप्सी इफ़ अनएबल टू मीट बाय पेमेंट। देखो, जैसा कि मैंने स्कोप ऑफ फाइनेंस में बता रहा था कि कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होना चाहिए, कि कंपनी के अंदर जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस ऑब्लिगेशन है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए लिक्विडिटी होना चाहिए, हाथ में कैश होना चाहिए। अगर हाथ में कैश है तो कंपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होल्डर को पे कर देगा, डेट फाइनेंस को पे कर देगा। अगर कंपनी के अंदर लिक्विडिटी नहीं है, इस केस में तो जो डेट होल्डर चला जाएगा एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल या ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, वहाँ गुहार लगाएगा, माय बाप देखो ये जो फलाना एबीसी लिमिटेड कंपनी है ना, हमसे डेट इश्यू करके पैसा लिया था और यह पे नहीं कर रहा है, ड्यू डेट पूरा हो गया, पेमेंट नहीं कर रहा है। कंपनी के पास देखिए मेरा जो डेट ऑफ फाइनेंस है मोर देन 60,000 है। तो यहाँ पर एनसीएलटी क्या करता है, अगर कंपनी के ऊपर 60,000 और उससे ज़्यादा डेप्ट है तो एनसीएलटी कंपनी को बोलेगा कि भाई साहब आप पेमेंट कर दो या फिर चले आओ यहाँ पर बैंकरप्सी के केस में, मैं आपको आपका भी जितना भी संपत्ति है, संपत्ति को बेच बाच के रिपेमेंट कर दूंगा। तो बैंकरप्सी का खतरा यही होता है कि कंपनी के अंदर एसेट कम हो गया और लायबिलिटी ज़्यादा हो गया। एसेट मान लिया जाए 100 है एंड लायबिलिटी 200 का हो गया, तब यहाँ पर बैंकरप्सी का केस इनकर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया है बैंकरप्सी क्या होता है। बाकी मैं कभी बैंकरप्सी पर टॉपिक आएगा उसमें डिटेल में बताऊंगा कि बैंकरप्सी में और क्या क्या होता है, कितने दिनों में बैंकरप्ट को कंप्लीट करना पड़ता है एंड इसका ऑब्लिगेशन किस तरीके से पेमेंट किया जाता है एंड टाइम पीरियड, एनसीएलटी कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कितना कितना टाइम लगता है वगैरह वगैरह। इस टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो डेट ऑफ फाइनेंस में आपने देखा कि ऑब्लिगेशन पेमेंट करना होता है एंड इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना होता है एंड इश्यू करते हैं लोन, बॉन्ड, डिवेंचर एंड लाइन ऑफ क्रेडिट। अगर एडवांटेज की बात किया जाए तो इसमें ऑनरशिप डाइल्यूशन का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑनरशिप डाइल्यूशन नहीं होता है एंड साथ ही साथ टैक्स का बेनिफिट मिलता है। देखो, आप अगर अकाउंट पढ़े होगे ना तो अकाउंट में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जानते होंगे, कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3
मैं देखो हर एक टॉपिक को इस तरीके से बताता हूँ ताकि एक दूसरे से रिलेटेड है। कंपनी एक्ट के टॉपिक में आपको या यूनिट 2 में आपको पूछा जाएगा शेड्यूल 3 क्या है, तो शेड्यूल 3 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे 5 चीज़ इंक्लूड होते हैं। तो पीएल एंड बैलेंस शीट की बात करते हैं, बाकी जब आएगा तब बताएंगे। पीएल में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट है ना, लोन पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है तो उस इंटरेस्ट को कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाता है। ठीक है, तो जब पीएल के डेबिट साइड में दिखाएगा तो जितना इंटरेस्ट रहेगा उस हिसाब से नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब नेट प्रॉफिट कम होगा तो कंपनी को जो टैक्स पे करना पड़ना है ना इस नेट प्रॉफिट पर, तो नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट पीएल में जाने के कारण कम हो गया, तो यहाँ पर टैक्स का बचत हो गया, टैक्स सेविंग। इसलिए कहते हैं कि डेट फाइनेंस में जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पर टैक्स का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डेट फाइनेंस। यूजीसी नेट के द्वारा एक टॉपिक एक क्वेश्चन रिपीटेटिवली हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो क्या है, एक ग्रीन वाला। इसको तो घोर के पी जाओ, इसको एकदम ऐसे करो और घोर के पी जाओ, क्योंकि स्टेटमेंट में आपको दिखेगा, मैं दिखाऊंगा। इस टॉपिक में क्या बोला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन बी हायर देन द डेट। क्या बोलता है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है ना, डेट से महंगा होता है, यानी कि डेट चीपर है, डेट सस्ता है एंड इक्विटी महंगा है। तो आपको स्टेटमेंट में दिया जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज चीपर देन डेट, तब यहाँ दिमाग क्लिक करना चाहिए। नहीं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी डेट से चीपर नहीं है, डेट से महंगा है। ठीक है, तो इसको घोर के पी जाना। आगे बढ़ना है सोर्स ऑफ फाइनेंस का थर्ड सोर्स, इंटरनल सोर्स। तो इंटरनल सोर्स में क्या क्या होगा, आपने देखा इक्विटी सोर्स, आपने देखा डेट का सोर्स, देन थर्ड में आ गया इंटरनल सोर्स। तो देखो इक्विटी एंड डेट को एक लाइन में रिवाइज करवाऊं फिर आगे बढ़ूं। अगर इक्विटी सोर्स की बात करें तो शेयर इश्यू करके सोर्स को इकट्ठा किया जाता है, इसमें ऑनरशिप डाइल्यूट होता है। डेट फाइनेंस में ऑनरशिप डाइल्यूट नहीं होता है, लोन डिवेंचर इन सभी इश्यू करके कैश कंपनी के अंदर आता है। इसमें रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन होता है एंड इसका रिस्क होता है बैंकरप्सी का। नाउ थर्ड, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या होगा, देखो जैसा कि मैंने बता रहा था ना शेड्यूल 3 को, शेड्यूल 3 में मैंने क्या बताया था, शेड्यूल 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट होता है। एंड बैलेंस शीट में आप देखते होंगे एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एक होता है रिजर्व, दूसरा होता है प्रॉफिट का पोर्शन, प्रॉफिट में जिसे रिटेन अर्निंग हो गया। ठीक है, तो कंपनी के अंदर जो भी रिजर्व है या प्रॉफिट है, रिटेन अर्निंग है, किसी भी प्रकार का रिजर्व है, चाहे वो जनरल रिजर्व हो या डिप्रिसिएशन रिजर्व हो, तो इस सभी को कहते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस को यूटिलाइज किया जाता है। आगे देखते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरनल फंड जनरेट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन इंक्लूड रिटेन अर्निंग, डिप्रिसिएशन रिजर्व एंड वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। मैंने बताया ना कि जो भी कंपनी के अंदर अर्निंग है, डिप्रिसिएशन रिजर्व है या वर्किंग कैपिटल है, ये सभी कहलाता है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। एंड इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को देखते हैं। एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव एंड नो रिपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। इसमें भी ऑब्लिगेशन पेमेंट का कोई हिसाब ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है। अब बताओ जो रिजर्व है, जो प्रॉफिट है, सरप्लस है, इसमें रिपेमेंट करने का क्या ऑब्लिगेशन। थोड़ा हम कहीं से लोन लिए हैं या डिवेंचर इश्यू करके पैसा लिए हैं, नहीं ना, ये तो मेरा रिजर्व है, ये प्रॉफिट है, तो इसमें रिपेमेंट करने का ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा। एंड डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड फंड में बी इम्पैक्ट ऑपरेशनल एक्टिविटी। क्या होता है, लिमिटेड फंड होता है, कंपनी के अंदर तो ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है, तो जो लिमिटेड फंड है इसको अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए। ठीक है,
नाउ आपने पढ़ लिया इक्विटी फाइनेंस, डेट फाइनेंस एंड थर्ड इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड फोर देखते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आंसर को। नाउ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या होगा? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस में होता है, आप सुनते होंगे वेंचर कैपिटल, एंजल फंड, ये सभी कहलाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या होता है? आप लोग सुनते होंगे एंजल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, ये सभी क्या है? ये सभी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है और इसमें भी कंट्रोल डाइल्यूट होता है, ठीक है। तो इसको देखो, रेजिंग फंड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर, पब्लिक इशू एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये बड़े बड़े लोग हैं, ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। इन सभी लोगों से अगर हम फंड लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फंड आता है, जिसके कारण ये लोग डिमांड करते हैं कि इतना % हमें कंट्रोल चाहिए। एक्सटर्नल सोर्स का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज की बात किया जाए तो एसेट टू लार्ज फंड पोटेंशियल ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि बहुत मात्रा में, बहुत बड़े मात्रा में फंड का एक्सेस हो जाता है। एंड इसका डिसएडवांटेज है हायर कॉस्ट, जब फंड ज़्यादा मिल रहा है ये लोग ज़्यादा कॉस्ट चार्ज करते हैं एंड ये लोग डिमांड करते हैं कंट्रोल का भी कि हमें इतना % स्टैक चाहिए, हमें 2% इक्विटी भी चाहिए, हमें 5% इक्विटी भी चाहिए, फलाना ढिमका ढिमका ये डिमांड करते हैं। जिससे शार्क टैंक आप देखते होंगे, शार्क टैंक में क्या होता है, जो इन्वेस्टर रहता है वो डिमांड करता है कि ठीक है तुम्हारे कंपनी में मैं 10% इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन हमें इक्विटी चाहिए 5%, मैं 100 करोड़ आपके कंपनी में दूंगा, 90% इक्विटी चाहिए, तो इसका बार्गेनिंग किया जाता है। तो ये सभी क्या हुआ? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। आई होप आपको स्कोप ऑफ फाइनेंस एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस में रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1 मिनट में वन शॉर्ट रिवीजन कर देता हूँ स्कोप ऑफ फाइनेंस एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस का। स्कोप ऑफ फाइनेंस में आपने पढ़ा डिसीजन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, एनालाइजिंग एंड प्लानिंग क्या होता है। डिसीजन में आपने देखा 3 प्रकार के डिसीजन लिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। एंड मैनेजमेंट में लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। एंड एनालाइजिंग एंड प्लानिंग में फाइनेंशियल एनालाइजिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। सोर्स ऑफ फाइनेंस में इक्विटी सोर्स ऑफ फाइनेंस, डेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये 8 टॉपिक को अच्छे तरीके से देख लिया। अब चलो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ये आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखना आपसे फटाफट क्वेश्चन बनेगा। जून 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट ऑफ इक्विटी फाइनेंस। इक्विटी फाइनेंस का बेनिफिट क्या है? दिमाग क्लिक होना चाहिए, होश में होना चाहिए आपको। इक्विटी फाइनेंस का मेन बेनिफिट है इसमें रिपेमेंट करने का ऑब्लिगेशन नहीं होता है। देखो इक्विटी का जब बेनिफिट और डिसएडवांटेज बता रहा था तो उसमें मैंने एडवांटेज में क्या बताया था कि नो रिपेमेंट ऑब्लिगेशन, नो इंटरेस्ट पेमेंट। एंड डिसएडवांटेज में मैंने बताया कि इसमें ऑनरशिप का डायलूशन होता है, ठीक है। तो एडवांटेज क्या होगा? रिपेमेंट का ऑब्लिगेशन नहीं होता है। देखो फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट नहीं, ये तो नहीं होगा, नो ऑब्लिगेशन टू रिपेमेंट, ये हो गया एडवांटेज। टैक्स डिडक्शन एक्सपेंस, तो देखो फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट किस सोर्स में आता है? डेट में, एंड यह डेट का बेनिफिट हो गया। हायर डेट इक्विटी रेशियो, ये हो गया इक्विटी फाइनेंस का डिसएडवांटेज, ठीक है। तो देख रहे हो कितना इजी आपको लगने लगा।
अगर नहीं आप पढ़ते तो आपको हार्ड लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये दिसंबर 2019 में पूछा गया था। व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ डेट फाइनेंस? डेट फाइनेंस का डिसएडवांटेज क्या है? क्या इसमें डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप होता है? नहीं भाई यार, क्या डेट में ओनरशिप की बात ही नहीं होता है, यही तो बेनिफिट है डेट का। कॉस्टली इंटरेस्ट पेमेंट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कमिटमेंट एंड रिस्क ऑफ बैंकरप्सी। आपने क्या देखा? आपने क्या देखा था? इसमें बैंकरप्सी का रिस्क बना हुआ रहता है, यानी कि कंपनी के अंदर अगर लिक्विडिटी नहीं रहेगा तो इस केस में कंपनी बैंकरप्सी की केस में फंस जाएगा। तो बैंकरप्सी का रिस्क कंपनी के ऊपर बना हुआ रहता है, तो डेट लेने से मेन नुकसान बैंकरप्सी का भी हो सकता है, तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सोर्स ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस? वो कौन सा फाइनेंस है जिसमें कि प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया जाता है? तो मैंने 4 सोर्स ऑफ फाइनेंस बताया था ना। इक्विटी, जिसमें से शेयर को रेज करके लेते हैं। डेट, जिसमें से लोन या फिर डिवेंचर, इन सभी को रेज करके पैसा लेते हैं। एंड थर्ड बताया था इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसमें क्या बताया था? किसी भी प्रकार का रिजर्व हो, किसी भी प्रकार का रिटेन अर्निंग हो, प्रॉफिट हो या फिर वर्किंग कैपिटल हो, इन सभी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो, री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट का री इन्वेस्ट करना कौन सी फाइनेंस होगा? डेट नहीं, इक्विटी नहीं, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। देख रहे हो कितना इजी से बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2017 में पूछा गया। विच ऑफ फॉलोइंग इज कंसिडर एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस? इन सभी में से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन है? रिटेन अर्निंग, ये कौन है? इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। डिप्रिसिएशन रिजर्व, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। वर्किंग कैपिटल कौन सा? इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। बैंक लोन कौन सा है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ओके, बैंक लोन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन नवंबर 2017 में पूछा गया था। इन विच टाइप ऑफ फाइनेंस डज द कंपनी इश्यू शेयर टू रेज कैपिटल? वो कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसमें कंपनी शेयर रेज करके फाइनेंस इकट्ठा करती है? मैंने क्या बताया कि बट जिसी शेयर आ जाए तो ढूंढो, आपका आंख जाना चाहिए इक्विटी पर, ठीक है। डेट में लोन वगैरह, डिवेंचर वगैरह हो। इंटरनल में प्रॉफिट हो या रिजर्व हो या वर्किंग कैपिटल हो। लीज फाइनेंस, वो लीज टॉपिक में देखेंगे। लीज फाइनेंस में अगर 1 मिनट में बात किया जाए जाते जाते, तो लीज में क्या होता है कि कंपनी के अंदर अगर पैसा की कमी हो तो लीज पर एसेट ले लेता है। मान लिया जाए कि हमें प्लांट मशीन चाहिए और मशीन खरीदने के लिए 50,000 करोड़ लगेगा। वो 50,000 करोड़ मेरे पास नहीं है, लेकिन वह मशीन लीज पर मिल रहा है। 1,000 करोड़ पर एनम वह मशीन मिल रहा है, तो हम ले लेंगे लीज पर, वो मशीन ले लेंगे। तो इसमें लीज में यही होता है कि फंड की कमी जब होता है तो एसेट को लीज पर लिया जाता है और लीज रेंटल पे किया जाता है। लीज 2 प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंसिंग लीज। तो लीज वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक है लीज का, जल्द ही आएगा। तो लीज को भी चीर फाड़ इसी तरीके से करेंगे। तो आई होप आपको स्कोप ऑफ फाइनेंस एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस शुरू से अंत तक क्लियर हो गया, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहा। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं डाउट को रिजॉल्व करूंगा। साथ ही साथ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया, तो ये टॉपिक आपको 100% कंप्लीट हो गया। इस वीडियो के 2 से 3 बार आप देख लेना, आपको स्कोप ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस आपके जीवा पर होगा। जैसे कि दुर्वासा ऋषि थे ना, दुर्वासा ऋषि कौन थे? वही जिनके जीभ पर श्राप लगा हुआ रहता था। मान लिया जाए कि आपके पास आए, बोले कि बस हमें खाना दो, आपके पास भोजन नहीं है, वो श्राप देकर चल जाएंगे, ठीक है। तो दुर्वासा ऋषि के जीभ पर श्राप हमेशा रहता था, उसी तरह आपके जीभ पर होना चाहिए स्कोप ऑफ फाइनेंस एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस। स्कोप ऑफ फाइनेंस में आप फटाफट बोलोगे 4 टॉपिक: डिसीजन, मैनेजमेंट, एनालाइज एंड प्लानिंग,
खत्म, बाय बाय, टाटा। उसी प्रकार सोर्स ऑफ फाइनेंस, इक्विटी फाइनेंस, डेट फाइनेंस, इंटरनल फाइनेंस एंड एक्सटर्नल फाइनेंस। अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार, जय हिंद।